क्वेश्चन नंबर 28 करेंगे आज एमएससी शर्मा का। क्वेश्चन में कहा हुआ है कि तीन पार्टनर है, पारुल, पायल और प्रियंका। तीनों जो है डिसॉल्व हो गई फर्म जो है, हमें नेसेसरी जो एंट्री पास करनी है जो सारे एसेट्स और लायबिलिटीज जो है ट्रांसफर कर दी गई है रियलाइजेशन में। तो फर्स्ट पार्ट अब तक हम ऐसा ही क्वेश्चन करते आ रहे हैं। क्या कहा हुआ है? टोटल डेटर्स वर 76,000 and a provision for doubtful debt also stood at 6,000. 12,000 proved bad and thus paid the amount due. इस चैप्टर में हमें याद रखना है पिछले हर चैप्टर की ट्रीटमेंट अलग अलग है। पिछले 4 चैप्टर में ट्रीटमेंट एक जैसी चल रही थी और इस चैप्टर की ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है। पिछले किसी चैप्टर से कोई मतलब नहीं है उसका। तो इस चैप्टर में अलग तरीके से सोचना है। डेटर्स अगर कभी भी कहा जाए तो डेटर्स हमेशा 76,000 है, प्रोविजन कभी डेटर्स को कम नहीं कर सकता। इसलिए मैंने कई बार आपको कहा है कि जब आप बैलेंस शीट बनाएं तो सीधा डेटर्स 76 माइनस 6 70,000 ना लिख दे, कई बच्चे लिख देते हैं। आप 76 अंदर लिखो, माइनस 6,000 दिखाओ और 70,000 बाहर दिखाओ, या फिर आप 76,000 एसेट में दिखाओ और 6,000 लायबिलिटी में। आप डेटर्स को 70 लिख ही नहीं सकते, डेटर 76 ही है। अब डेटर 76 है, प्रोविजन कितना भी हो इस चैप्टर में हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बैड डेट हो गई 12,000। इस चैप्टर में हम बैड डेट की टेंशन नहीं लेंगे, हमें मतलब है डेटर से कितना मिलेगा। तो 76,000 में से 12,000 हमें नहीं मिलेंगे, तो सिंपल सी बात है बाकी हमें मिल जाएंगे। तो पैसा कैश आएगा तो बैंक डेबिट हो जाएगा। किससे मिलेगा? डेटर से मिलेगा, लेकिन हम डेटर्स का नाम नहीं ले सकते, हम लिखेंगे यहाँ पर टू रियलाइजेशन। और कितना मिलेगा? 76 माइनस 12,000 यानी 64,000। अगर क्वेश्चन में लिखा होता है कि सारे डेटर्स गुड है तो पूरा 76 मिल जाता। यहाँ पे हमें प्रोविजन का कुछ नहीं करना है, क्योंकि प्रोविजन जो है लायबिलिटी के साथ ट्रांसफर हो चुका है, उसे लायबिलिटी का ट्रीटमेंट करनी है। बीइंग डेटर्स realized या being cash received from debtors. Second part, Parul agreed to pay off her husband loan at a discount of 5%. पारुल ने कहा है कि वो अपने हस्बैंड का लोन पे कर देगी। नॉर्मली हम किसी पार्टनर का लोन पे करें, पार्टनर के रिलेटिव का लोन पे करेंगे या कोई भी लोन पे करेंगे तो एंट्री होगी लोन अकाउंट डेबिट टू कैश। अब क्योंकि पार्टनर का लोन है, सॉरी उसके रिलेटिव का लोन है, तो ये हमारी लायबिलिटी हुई। तो लायबिलिटी के लिए यहाँ पर आएगा रियलाइजेशन, लोन नहीं आएगा। और हम पे नहीं कर रहे हैं, पार्टनर पे कर रहा है, तो इसलिए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट आ जाएगा टू पारुल्स कैपिटल अकाउंट। ये हमने पहले भी किया है जिसमें ब्रदर्स लोन आया। अमाउंट जितने में लायबिलिटी सेटल हो रही है, कितने में लायबिलिटी सेटल हो रही है? 5% डिस्काउंट यानी 5% कम है। तो 7,000 में से 5% निकाल कर माइनस कर दो। 7,000 का 5% 350 माइनस कर दो 6650। आपको बाकी अमाउंट की टेंशन नहीं लेनी है। बीइंग हस्बैंड्स लोन टेकन ओवर बाय पारुल, बीइंग हस्बैंड्स लोन टेकन ओवर बाय पारुल। नेक्स्ट क्या है? A machine which was not recorded in the books, यानी unrecorded asset, was taken over by Payal. Payal was a partner, whereas its expected value was 5,000. Payal जो है वो एक एसेट लेके चली गई। जब पार्टनर एसेट ले जाता है तो उसकी कैपिटल को कम कर दिया जाता है, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। हमारे पास से मशीन चली गई, लेकिन हम मशीन नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे रियलाइजेशन। कितने में लेकर गए हैं? 3,000। एक्सपेक्टेड वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है। बीइंग मशीन टेकन ओवर बाय पायल, बीइंग मशीन टेकन ओवर बाय पायल। फोर्थ पार्ट, अब कंटिंजेंट लायबिलिटी। अब कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या है? हमने 11 में पढ़ी थी। ये वो लायबिलिटी है जो बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं होती है, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है उसके हमें पैसे देने पड़े। उसने कहा है नॉट प्रोवाइडेड फॉर, यानी बुक्स में नहीं है, वाज आल्सो डिस्चार्ज।
यानी डिस्चार्ज का मतलब यहाँ पर हुआ कि उसकी पेमेंट कर दी गई, तो हमने यहाँ पर एक लायबिलिटी पे कर दी, कैश चला जाएगा, लायबिलिटी की जगह रियलाइजेशन आ जाएगा, तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश जो भी लिखना चाहो, नॉर्मली बैंक ही लिखा करो, 4000 बीइंग लायबिलिटी पेड, बीइंग लायबिलिटी पेड। फिफ्थ पॉइंट, फर्म के पास P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस है डेट ऑफ डिसोल्यूशन पे, तो इसकी ट्रीटमेंट वही होगी जो पहले करते आए थे। पहले क्या करते आए थे, ये हमारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है क्योंकि डेबिट बैलेंस हमारा एसेट में होगा, तो ऐसे में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। पार्टनर है पारुल, पारुल्स कैपिटल अकाउंट, पारुल्स कैपिटल अकाउंट, और प्रियंका कैपिटल अकाउंट। टू P&L, P&L में अमाउंट आ जाएगी 27,000 और रेशो नहीं दे रखी तो यानी इक्वल हुई 9,000 9,000 9,000 बीइंग P&L रिटन ऑफ। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस की ट्रीटमेंट वही है जो अब तक हम करते आएंगे, वो कॉमन है, उसमें कुछ नया नहीं है, बाकी सब कुछ अलग है। अब लास्ट पार्ट बच रहा है हमारा सिक्स्थ पार्ट, ऐसा हमने पहले भी कर लिए हैं क्वेश्चन, रिलायेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड लास्ट टाइम हमने यही किया है टॉपिक। रिलायेशन, प्रियंका पेड द रिलायेशन एक्सपेंसेस 15,000 out of her pocket, but she was to get remuneration of 18,000, तो रिम्यूनरेशन मिलनी है उसे 18,000 की, तो उसकी एंट्री हो जाएगी, सॉरी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, किसको देनी है, प्रियंका को, टू प्रियंका's कैपिटल अकाउंट 18,000 being remuneration given to प्रियंका। अब बात करते हैं 15,000 की रिलायेशन एक्सपेंसेस की। ये पे तो प्रियंका ने करे हैं, लेकिन बॉर्न किसने करे हैं ये नहीं बता रखा, तो जब भी ये नहीं बता रखा हो कि बॉर्न किसने करे हैं तो हमेशा फर्म बॉर्न करती है, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और पे किसने करा है, प्रियंका ने, टू प्रियंका's कैपिटल अकाउंट 15,000 being रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय प्रियंका। बुक में इन्होंने आंसर थोड़ा अलग तरीके से दे रखा है, शायद पहले कॉन्सेप्ट अलग चलता था, और वैसे भी ऐसी सिचुएशन में सीबीएसई की गाइडलाइन है, आपको क्वेश्चन में कंपल्सरीली बताना है कि एक्सपेंसेस बियर कौन करेगा। ये क्वेश्चन ही उस हिसाब से गलत है, इनको बताना चाहिए कि रिम्यूनरेशन वाले क्वेश्चन में कि कौन बियर करेगा, मतलब इन्होंने एज्यूम कर लिया है क्योंकि हमने पार्टनर को रिम्यूनरेशन दे दी है तो पार्टनर को ही बियर करना है। ये कॉन्सेप्ट पहले चला करता था, ये पुराना ही है। अब ये कहा जाता है कि अगर नहीं बता रखा है तो फर्म बियर करेगी, और अब उसके हिसाब नहीं तो क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन गिवन होनी चाहिए क्लियरली।